नमस्कार, मैं हूं नगमा। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव हैं और उसके पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और कमला हैरिस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डेमोक्रेट खेमे में एक नई जान आ गई है। प्रेसिडेंशियल डिबेट जब हुआ तो उसमें भी जब कमला हैरिस और ट्रंप आमने सामने आए तो लगा जैसे बहस कमला हैरिस जीत गई हैं, लेकिन ट्रंप पर हुए एक नए हमले की कोशिश ने कुछ नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके पहले जुलाई में पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली में भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ था और उसके बाद कल फ्लोरिडा के इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स पर पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से एक हमले की कोशिश हुई। जब वो गोल्फ मैदान से निकल रहे थे तब फायरिंग की आवाज़ आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस गोल्फ कोर्स की जहां से ट्रंप निकल रहे थे। ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है और झाड़ियों में से एक गोली की आवाज़ आई। FBI का कहना है कि पास की झाड़ियों में छुपा हुआ संदिग्ध आरोपी जो है वो ट्रंप से सिर्फ 275 से 455 मीटर की दूरी पे था और उसने फायरिंग की। झाड़ियों में राइफल की एक नली दिखाई दी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने उस पर फायरिंग की। FBI के मुताबिक लगता है कि एक बार फिर से ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है। तो ये हमले की कोशिश है, इसमें ट्रंप कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये बड़े सवाल खड़ा करती है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की ये दूसरी कोशिश है। इस बार तो हमलावर पहले से ही पकड़ा गया, लेकिन पिछली बार उसने गोली चलाई थी जो ट्रंप के कान को छूती हुई बल्कि चीरती हुई निकल गई थी। और ये हमला जो है वो 13 जुलाई को हुआ था। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली में यह हमला हुआ था, जब ट्रंप पर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी और वो इसमें बाल बाल बचे थे। जो सामने तस्वीरें आई उसमें ट्रंप के कान से खून निकलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसने ट्रंप की छवि को और मजबूत किया। हमलावर 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। हमलावर ने 130 मीटर की दूरी से ट्रंप को निशाने पर लेते हुए गोली चलाई थी। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने उसे गोली मार दी थी, लेकिन सीक्रेट सर्विस पर कई सवाल उठे थे। अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को इतने करीब कैसे आने दिया। और अब एक बार फिर ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है और सवाल फिर से वही उठ रहे हैं कि हमलावर या संदिग्ध आरोपी ट्रंप के इतने नज़दीक कैसे आया। ट्रंप की प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बताया है कि मुझे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन ट्रंप के समर्थकों में इस हमले की कोशिश के बाद ज़बरदस्त गुस्सा है। ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में एक टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ट्रंप पर ही बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। एक्स पर एलॉन मस्क ने ये लिखा कि कमला हैरिस या जो बाइडेन को कोई भी मारने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना हुई और उसके बाद मस्क ने ये पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना शुरू हो गई थी। बहरहाल ट्रंप पर इस दूसरे हमले के अंदेशे ने या कोशिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल, चूंकि अमेरिकी चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इसके राजनीतिक असर क्या होंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। क्या इस हमले की वजह से ट्रंप को वोटरों की कुछ सहानुभूति मिलेगी? सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका के चुनावों में असहनशीलता या हिंसा बढ़ती जा रही है, और क्या ट्रंप की अपनी आक्रामकता इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है? क्या इस तरह के हमलों की कोशिश किसी साजिश का नतीजा है? क्या ये सुरक्षा में चूक है? अमेरिकी चुनाव और उसके मुद्दों पर इन हमलों का कोई असर पड़ेगा या नहीं? तो ये तमाम सवाल हैं
जिन पर हम इस पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं सीमा सिरोही, जो वाशिंगटन डीसी से जुड़ रही हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ हर्ष पंत हैं, उपाध्यक्ष हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। तो सीमा, यहाँ पर इस हमले के बाद में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? हमने इलॉन मस्क की प्रतिक्रिया तो देखी, ये भी देखा कि जो बाइडेन और कमला हैरिस इसे कंडेम कर रहे हैं कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब ये चुनाव इतने नज़दीक हैं, जब पहला हमला हुआ था उसके बाद भी ये लगा था कि उनको सिंपैथी वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे। ये हमले की कोशिश है, हमला नहीं है, पर इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट दिखता है आपको? थोड़ी तो उनको सहानुभूति मिलेगी ही, क्योंकि जब पहली बार हमला हुआ तो सबने यही सोचा कि इलेक्शन तो अब ये जीत जाएंगे, और रिपब्लिकन कन्वेंशन उसके थोड़े दिनों बाद ही था। और लोगों का उत्साह उनके लिए बढ़ गया था। फिर वो धीरे धीरे खत्म हो गया और कमला हैरिस आई सीन के ऊपर। क्योंकि उस समय जब पहला हमला हुआ था ट्रम्प के ऊपर, तब जो बाइडेन थे कैंडिडेट, और रिपब्लिकन्स बड़े उन्होंने ये सोचा कि इलेक्शन उनकी पॉकेट में है। जी तो थोड़ी तो सहानुभूति इसके साथ बढ़ेगी ही। अ, पर जो इसके रिएक्शंस आ रहे हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, जैसे आपने कहा एलॉन मस्क ने जो बात कही कि भाई ट्रम्प के ऊपर ही क्यों हमला हो रहा है, कमला हैरिस को कोई के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह का उकसाना। अ, मैं तो सोचती हूँ कि अब जितने भी तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं और गन्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो किसी को भी कुछ भी आइडिया आ सकता है। जी। और जो लेफ्ट के वाले हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि अरे फिक्र मत करिए, इस बार तो उसको कान पे भी चोट नहीं लगी। तो ये अगली काइंड ऑफ narrative and debate will happen, and what the exact repercussions are we will see, आगे के 2-3 दिनों में पता चलेगा। जी। हर्ष, जो जिस बात को सीमा सिरोही कह रही हैं कि ये जो प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो भी बहुत उसमें भी एक गिरावट दिखती है कि एक तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, ट्रंप को कुछ कान से भी गोली नहीं छू के गई। दूसरी तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ट्रंप पर ही बार बार हमला हो रहा है, क्यों नहीं जो बाइडेन या कमला हैरिस पर हो रहा है। तो बहुत उकसाने वाले बयान हैं। बाद में इलॉन मस्क ने इस ट्वीट को डिलीट भी किया है, अपने इस पोस्ट को। लेकिन ये लगता है कि अमेरिका में जो जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक आक्रामकता दिखती है, और जो स्तर है डिबेट का या एक दूसरे पर जो हमले कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो भी बहुत पर्सनल है। और अब ये भी दिख रहा है कि पॉलिटिकल वायलेंस जो है उसकी भी जगह उसमें बढ़ती जा रही है, जो कुछ दशकों से, लगभग 40 सालों से ये नहीं देखा था अमेरिका में। पर डोनाल्ड ट्रंप पे पहला हमला, अब ये दूसरी कोशिश, ये पॉलिटिकल वायलेंस भी एक न्यू नॉर्मल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल नगमा, एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इतना कोर्स हो गया है, इतना डिग्रेडेड हो गया है कि आप एक समय अमेरिका दूसरे देशों को ज्ञान दिया करता था कि किस तरह से राजनीति आपको चलानी है। आज अमेरिका के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, पोलराइजेशन है, और जो एक निम्न स्तर का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो कहीं पर भी इस बात की आपको इजाजत नहीं दे रहा है कि आप सेंट्रिस्ट ग्राउंड से पॉलिटिक्स करें। सो दोनों ही, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, अपने अपने बेस को उकसाने में लगे हुए हैं। और ये ट्रम्प जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों से ट्रम्प का ग्राफ थोड़ा सा कम नीचे नीचे जा रहा था, तो मुझे लगता है वो जो सीमा जी कह रही थी, कुछ सहानुभूति का फैक्टर जरूर इसमें आएगा। लेकिन जो मुझे लगता है फंडामेंटल ये इशू है यहाँ पर, वो ये है कि जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स अमेरिका में बना है, उसका एक नतीजा हम देख रहे हैं। जिस तरह से न सिर्फ ये अटैक्स हो रहे हैं, जैसा आपने कहा, एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है पॉलिटिकल वायलेंस, जो कि एक समय कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, आज वो अमेरिका में एक नया नॉर्मल तैयार करता जा रहा है। और जिस तरह की वहां पर अवेलेबिलिटी है गन्स की, उसको देखते हुए तो आप इस वायलेंस को और बढ़ता हुआ ही देखेंगे, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं, उसमें हम ये बार बार ये कहते आए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी एक तरह का एग्जेम्पलार रही है दुनिया भर के लिए।
तो अगर वहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं और वायलेंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिका पर पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसीज जो है, दुनिया भर की जो डेमोक्रेसीज है उन पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है बड़ी खतरनाक एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। और जो पोलराइजेशन है अमेरिका में, वो कहीं से भी आपको मॉडरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसा आपने कहा कि पर्सनालिटी ड्रिवन ये इलेक्शन रहा है। हमने जो डिबेट देखी वहां पर भी पर्सनालिटीज और पर्सनल अटैक्स जो थे वो जी। डोमिनेट कर रहे थे, पॉलिसीज मार्जिनल थी। तो मुझे हम्म। लगता है उसका नतीजा कहीं पर हम देख पा रहे हैं। और बहुत ही ये एक आयरॉनिकल बात है कि ये जो गन वायलेंस की बात करते हैं, जो एक मुद्दा इलेक्शंस में है, वो गन वायलेंस अब एक पैंडेमिक की तरह यहाँ पर सीमा नज़र आता है। और चूंकि इतना ज़्यादा ये गन कल्चर भी है और हर दूसरे दिन कोई ना कोई गन वायलेंस के इंसिडेंट भी आते हैं, तो ऐसे में ये जो तमाम उकसाने वाले बयान हैं, प्रोवोकेटिव बयान जो आ रहे हैं अलग अलग खेमे से, वो और ज़्यादा सोसाइटी को बांटते हैं। इस पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में एक वायलेंस का एंगल आ जाता है और एक एपिडेमिक है वहाँ पे जो अभी गन कल्चर है। जी, यहाँ का जो गन्स की अवेलेबिलिटी है, दुनिया की कोई और देश में ऐसा नहीं है। और कोई भी डेमोक्रेसी इसको समझ नहीं सकती, और कोई लोग इसे नहीं समझ सकते। आउटसाइडर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों इतनी इजी अवेलेबिलिटी है गन्स की। यहाँ पे गन्स ज्यादा हैं और लोग कम हैं। तो जैसे देखिए, फ्लोरिडा में जहाँ पे अटैक हुआ, वहाँ की लॉज इतनी लॉ ही नहीं है गन के ऊपर। ना आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, ना प्राइवेट सेल्स के ऊपर कोई रोक है, ना बैकग्राउंड चेक है, ना ही कोई रुकाव है असॉल्ट वेपन्स के लिए। मतलब आप मशीन गन लेके आप कोई शिकार करने तो जाएंगे नहीं। जी। तो इस तरह की जो यहाँ पे कल्चर है, उसको समझना मुझे तो नहीं समझ में आया। यहाँ जी। मैं जी। बहुत सालों से रही हूँ। हम्म। दिस इज एन इनएक्सप्लिकेबल हम्म। सिचुएशन बिल्कुल। हियर। और जी। जब अब भी पॉलिटिशियंस उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन, जो इनकी एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो अटैक करना शुरू कर देती है। लोग अपने इलेक्शन हार जाते हैं, तो कोई उनको लेना ही नहीं चाहता, उनके अगेंस्ट खड़ा होना नहीं चाहता। जी। और ये जो गन की अवेलेबिलिटी, आपने सही कहा कि वो इतनी ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है, फ्लोरिडा जहाँ पर ये हमला हुआ, वहाँ पर ये गन लॉज जो हैं बिल्कुल नाम के लिए भी नहीं हैं। और नतीजा ये है कि किसी के पास भी इस तरह के वेपन, ख़तरनाक जानलेवा वेपन्स, हथियार जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हमारे साथ आनंद आहूजा भी जुड़े हैं, ट्रंप सपोर्टर हैं। आनंद जी, ये जो रिपब्लिकन खेमा है वो इस हमले की कोशिश को कैसे देख रहा है? क्या वजह है कि इनके ऊपर हमले हुए, एक बार हुआ और ये इस बार एक कोशिश के तौर पे एफबीआई कह रही है कि ये उन पर हमले की कोशिश है? नगमा जी, जैसे आपने फरमाया और आपके दूसरे पैनलिस्ट ने भी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया कि दोनों ही खेमों से पॉलिसीज़ इश्यूज़ को डिस्कस करने के बजाय एक दूसरे पर जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, और ख़ासकर जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, तो उससे ये ज़्यादा वातावरण ख़राब हो रहा है। मुझे एक उर्दू का एक शेर याद आ रहा है कि किसी ने कहा कि आँख जो कुछ देखती है लब पे ला सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो आज का जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, खासकर यूएसए के अंदर, देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे फेड हो रही है। किसी भी कंट्री में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए। इंडिया में फिर काफ़ी मजबूत लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में नहीं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में कितनी जो है कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस होता है। डेमोक्रेसी के अंदर
जो एक्चुअली राइट दिया गया था वो वोट का ठीक है, मैं पब्लिक को आपकी दिया बात गया समझ था, रही हूँ। आप कह रहे लेकिन हैं कि डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक, जी डेमोक्रेसी जी को हाईजैक कर लिया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने। हम्म एक मनी पावर जो है उसने इसको हाईजैक कर लिया है। नहीं, पर अभी यहाँ हम पर मुद्दे पे अमेरिका बात में जिस करते तरह हैं। का डोनाल्ड ट्रंप पे अभी हमला हुआ, आप कह रहे हैं कि जो इस तरह के बयान आ रहे हैं उसने डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी को खतरे में डाला है। सीमा, ये बात सुनने में आई कि जो डेमोक्रेट्स, ये रिपब्लिकन खेमे से आई कि जो डेमोक्रेट्स हैं दे पुट ट्रम्प्स लाइफ इन डेंजर, क्योंकि वो उनको डेंजर टू डेमोक्रेसी बता रहे हैं, जैसे आनंद आहूजा भी बता रहे हैं। तो ये वजह पर बात ये भी है आहूजा साहब के डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत डिवाइसिव बयान देते रहे हैं, देश को एक करने का नहीं। अभी हाल ही में जो उन्होंने बयान दिए, चाहे कमला हैरिस पे पर्सनल अटैक्स हो, चाहे जर्मन्स के खान पान पे हो, तो ये जो माहौल है बटा हुआ, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जिम्मेदार हैं? सीमा से रोही नगमा जी, जी। मैंने अच्छा, इसलिए सॉरी, आप बोलिए। हाँ, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि दोनों खेमों से ही ऐसी बातें हो रही हैं। दूसरी चीज, जहां तक गन कल्चर की बात है, मैं इसमें गन्स को ब्लेम नहीं करता हूं। जैसे एक चाकू है, वो एक सर्जन के हाथ में आता है तो वो सर्जरी करता है, एक क्रिमिनल के हाथ में आता है तो वो किसी का खून करता है। आप गन्स को ब्लेम कर रहे हैं, आप एक कल्चर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो एक वायलेंट कल्चर हमने सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दिया है थ्रू ये जो हमारी जो वीडियो गेम्स हैं, ये जो हमारी मूवीज हैं, जितनी वायलेंस हमको ठीक है, उसको आपने प्रमोट वीडियो करती गेम और हैं। मूवीज की बात की, वो अपने आप में सही है, लेकिन जिस तरह की भाषा है, जो पॉलिटिशियंस जिस तरह की बातें कर रहे हैं या नफरत फैलाते हैं, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। और जब लोगों मैं के उसी की हाथों बात में कर रहा हूँ, मैं हथियार उसी की होगा। बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि कल्चर पे जोर देना चाहिए, ना कि गन खुद तो नहीं चलती ना, गन को कोई चलाता लेकिन है जैसा तो सीमा वो कह एक रही थी साइकी कि एक क्रिएट की जाती असॉल्ट है। वेपन अगर आप किसी के हाथ में देंगे तो जाहिर है वो शिकार करने नहीं जा रहा। बहरहाल, सीमा से पर रोही। मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि अगर आप स्विट्जरलैंड में देखिए तो स्विट्जरलैंड में कोई गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है, प्राइवेट आर्मी, सिटीजन आर्मी है। अगर आप यूरोप में देखिए तो गन्स पर कंट्री यूरोप के अंदर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू यूएसए। यूएसए के अंदर एक साइकिक जो क्रिएट कर दी गई है, एक उसका कल्चर क्रिएट कर दिया गया। आप कल्चर को ब्लेम करिए, आप गन्स को ब्लेम मत करिए। गन्स तो बेचारी खुद पड़ी है वहां पे, उसको अगर आपने नहीं उठाया और मैंने नहीं उठाया और किसी तीसरे ने उठाया है, ठीक तो है, वो ओके इंसान ओके। उठाने वाला गलत आप है। गन कल्चर, जो सीमा से रोही बात कर रही थी कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग गन लॉबी भी है, आप कह रहे हैं गन कल्चर, गन अवेलेबिलिटी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कल्चर को। सीमा, ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर लेकिन ये चूक है, ये माना जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमला हुआ था वो भी बहुत बड़ी चूक थी सुरक्षा में, फॉर्मर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट, रिपब्लिकन कैंडिडेट के, और ये इस दफा फिर हमले की कोशिश थी। लेकिन आपको लग रहा है कि इस दफा भी ये एक बड़ा मुद्दा होगा? जी, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट को एक पेरीमीटर दिया जाता है जो कि सर्विंग प्रेसिडेंट से थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से गोल्फ कोर्स को सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मे बी इनको थोड़ा गोल्फ खेलना कम जाना चाहिए, क्योंकि उसको इम्पॉसिबल है, हर इनकी कैपेसिटी नहीं है, इतने लोग नहीं है सीक्रेट सर्विस में जो कि ट्रम्प को फुल सिक्योरिटी दे सके। पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने कहा है, कांग्रेसमैन बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स दोनों ने कहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पिछले अटैक का, उसमें इस नए अटैक के बारे में को भी इंक्लूड किया जाए और पूरी छानबीन होए। हर्ष, ये ट्रंप के बयान भी बांटने वाले हैं, उनके पॉलिटिकल रेटोरिक पहले हमले के बाद भी और बढ़े थे, और ये चिंता भी है, जैसे हमने पहले भी देखा है चुनाव में, कि चुनाव में किसी की भी हार या जीत हो, ये इस तरह का जो हिंसक माहौल है, जो वायलेंस है, उसको हवा देने वाले काफ़ी लोग हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ सालों से अमेरिका में, और जिस तरह से हमने देखा कि जब पिछले चुनावों के बाद जो कैपिटल हिल में अटैक हुआ, तो कहीं पर वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, और उसके नतीजे कहीं पर हम देख रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जो लगातार ये नजर आ रहा है। और देखिए, इसमें कई नगमा, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कि जो जिसका आप जिक्र कर रही थी सीमा जी के साथ, कि सीक्रेट सर्विस क्यों नाकामयाब हो रही है ट्रंप को प्रोटेक्ट करने में। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम, समस्या तो जरूर है। और दूसरा, जो पॉलिटिकल कल्चर की बात की गई, वो भी अपने आप में जो पिछले कुछ महीनों में, सालों में हमने देखा, वो पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया है। और तीसरा, मुझे लगता है जो पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो गई है, कि आपको टारगेट करना है इंडिविजुअल को, न कि उसकी पॉलिसीज को।
वहां पर जो समस्या ये आती है कि जब हमने जैसा हमने डिबेट में भी देखा, दोनों ही तरफ से ये कोशिश की गई कि दूसरे को नीचा दिखाया जाए पर्सनल इश्यूज पर, पर्सनल अटैक्स करके। उससे जो जो आपका मास बेस होता है, सपोर्ट बेस होता है, उसमें एक मैसेज जाता है कि आप दूसरे को एज एन इक्वल ना देखकर अपने से थोड़ा सा डिग्रेडेड तरीके से देखें, और उसका इम्पैक्ट जो लोगों पर होता है, सपोर्टर्स पर होता है, वो कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हमारा जो कैंडिडेट है उसको जिताने के लिए। तो मुझे लगता है कई सारे इसमें फैक्टर्स जुड़ के सामने आ रहे हैं, और अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए तो वाकई ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और अगर अभी नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है इससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर तो उठने का सवाल नहीं है। बट इसके पहले भी एक बार हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ और बड़ी इम्पैक्टफुल तस्वीरें आई हर्ष, डोनाल्ड ट्रंप की, जब उनके कान से खून बह रहा है और वो लड़ने की बात कर रहे हैं। और तब ये, हालांकि उस वक्त जो बाइडन कैंडिडेट थे, फिर बदला, फिर कमला हैरिस आई और एक नई ऊर्जा देखी गई है डेमोक्रेटिक कैंप में, और अभी भी वो कई जगह पे पॉपुलैरिटी में आगे हैं। पर ये जो दूसरे हमले की कोशिश है और उसके बाद जो बातें हैं और जिस तरह से वोटर्स भी बटे हुए हैं, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? कुछ फ़र्क इससे पड़ता है चुनाव, क्योंकि अब काफ़ी नज़दीक हैं 5 नवंबर को? देखिए, जिस स्पीड से अमेरिकी चुनावों की दिशा और दशा दोनों बदली हैं पिछले कुछ हफ्तों में, कि हर हफ्ते कुछ नया हो रहा है और कोई ट्विस्ट आ रहा है, तो उसको वो कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जब पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद जो डिफायंस का पोस्चर ट्रम्प साहब का था, उससे काफी बेस मोबिलाइज हुआ था, ट्रम्प सपोर्टर्स मोबिलाइज हुए थे। और उसके बाद जब कमला हैरिस आई, और कमला हैरिस बाइडेन की जो डिस्पोंडेंसी थी डेमोक्रेटिक साइड में वो गई, तो उसके बाद डेमोक्रेट्स मोबिलाइज हुए हैं। तो अब देखने वाला ये है कि अल्टीमेटली जो इलेक्शन है वो बेस मोबिलाइजेशन का बन गया है, कि दोनों ही साइड अगर अपनी सपोर्ट बेस को किस हद तक मोबिलाइज कर पाते हैं। अगर ये जो सेकंड अटेम्प्ट है, अगर ये एक फैक्टर बनता है मोबिलाइजेशन के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि जरूर ट्रम्प साहब को कुछ फायदा होगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से हम पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है, अभी भी काफी हफ्ते बाकी हैं और काफी कुछ बदल सकता है। काफ़ी हफ्ते बाकी हैं, बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदली हैं इस दफ़ा अमेरिकी चुनावी कैंपेन के दौरान। शुक्रिया आपका हर्षपंत, सीमा सिरोही और आनंद आहूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद ये भी एक आपको खबर दिखाएंगे कि जो इसमें संदिग्ध हमलावर है वो कौन है, उसका क्या कनेक्शन है यूक्रेन से, और रूस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो सवाल है कि वो कौन शख्स था जिस पर ट्रंप पर हमले की कोशिश का आरोप लगा। इस मामले में रेयान रूथ नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। रेयान रूथ नाम का ये शख्स हवाई का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 58 साल है। उसने 2016 में ट्रंप को वोट दिया, लेकिन 2018 के बाद उन्हें नापसंद करने लगा। खबर है कि वो यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले चुका है। शायद ये यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेने की बात है कि रूस ने भी इस पर प्रतिक्रिया जताई। रूस ने याद दिलाया कि यूक्रेन की मदद करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। रॉयटर के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि वो इस हमले की कोशिश के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर हमें नहीं सोचना है, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सोचना है। किसी भी सूरत में आग से खेलने के नतीजे होते हैं। जाहिर है रूस हमले की इस कोशिश को यूक्रेन से जोड़कर देख रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।